सर फ्लूइड थेरेपी के बारे में बताइए, फ्लूइड थेरेपी इन पीड्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। फ्लूइड थेरेपी इन पीड्स। फ्लूइड सर नियोनेट्स में आप पीड्स में देखें तो आपने बैलेंस आइसोटोनिक क्रिस्टलाइड्स देने हैं, लेकिन साथ अगर आपने बीएसआर चेक की हुई है तो वो नॉर्मल है, तो आप ग्लूकोज को अवॉइड करेंगे। अगर बीएसआर लो है तो आप ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड्स भी साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन रिससिटेटिव फ्लूइड एंड मेंटेनेंस फ्लूइड। मेंटेनेंस फ्लूइड। तो आप जो जी सर, रिससिटेटिव तो वो फ्लूइड सर है, इस तरह होगा। बताओ शाबाश। सर रिससिटेटिव में भी हम बैलेंस्ड आइसोटोनिक क्रिस्टलाइड्स देंगे, और जो मेंटेनेंस है उसमें हम ग्लूकोज ऐड कर सकते हैं ना। तो उसमें फिर आपने प्री ऑपरेटिव बॉडी वेट के हिसाब से आपने पर आवर फ्लूइड कैलकुलेट करना है, फिर उसके हिसाब से आपने उसके अंदर जो उसका डेफिसिट है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एनपीओ कितने आवर्स का है वो साथ अच्छा कैलकुलेट चले, अभी करेंगे। इसी को हम यहीं से बात को स्टार्ट कर देते हैं। यहीं से आप जो बताइए कि हाउ वुड यू assess the severity of dehydration, या how would you assess the hydration status of the patient, of the baby। ठीक है, शाबाश बताओ। वो सर माइल्ड मॉडरेट और स्वेयर है ना उसकी क्लासिफिकेशन, उसमें आप माइल्ड में लेस देन 5, और जो मॉडरेट है वो 5 to 10, और जो स्वेयर है वो मोर देन 10 ना। इसमें आप परसेंट बॉडी वेट इनटू परसेंटेज ऑफ डिहाइड्रेशन इनटू 10 से नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं, करके आप आप फ्लूइड मेरे कैलकुलेट क्वेश्चन करते को, हैं। इसमें आप आप स्किन मेरे टर्गर, आप मेरे क्वेश्चन को, संकनाइज हाँ फॉन्टेनेल्स और ये चीजें आप चेक करते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम, वाइटल्स वगैरह। नहीं तो कितना होगा अगर 5% से मतलब लाइक है कि मोर देन, कि किस तरह ये आप किस तरह, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसी तरीके से जिस तरीके से जो है ना आपकी हैमरेज की क्लासिफिकेशन वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ये आपको डिहाइड्रेशन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स वी आर विच यू आर गेटिंग। सिम्टम तो बच्चा नहीं बताएगा ना, जाहिर बात है, सिम्टम मदर के थ्रू होगा। तो आपने साइन सिम्टम से किस तरीके से उसको एवेलुएट करना है कि आप जो आप बता रहे हैं ना 5%, 10%, 15%, ये आप कैसे उसको सेग्रीगेट करेंगे। दैट इज द थिंग विच यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, इसमें यूरिन आउटपुट होता है, स्किन टर्गर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट। नहीं ये देखें, ये मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। सर मैं बताऊं सर? जी तरतीब देखें आप, एक मिनट मैं इनको सिर्फ बता दूं खुरम, आप जो बता रहे हैं वो आप गलत नहीं बता रहे, लेकिन एमसीक्यू के अंदर या इवन वाइवे के अंदर ये चीज लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन एमसीक्यूज के रेफरेंस से जो लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑडियंस में मुख्तलिफ लोग हैं, तो मैं सारों को साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ, और वो आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे कि तरतीब से आप बताएंगे। ठीक है, कि 5% तक है तो ये साइन होगा, 5 से 10% है तो ये साइन होंगे, और 10% से ज्यादा है तो ये साइन होगा। ठीक है, यही चीज आपको एमसीक्यू में होगा। जी अजहर बताओ आप। सर मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसका कुलिया ये रखा हुआ था। अगर 5% है तो वो पेशेंट इरिटेबल होगा, उसकी स्किन जो है ना और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होंगी, ड्राई ओरल कैविटी, टंग वगैरह होगी, और जो है ना उसका स्किन टर्गर भी ना कम होगा। ये होगा 5%। अच्छा, जो 15% है तो वो तो सीधा सीधा कोमा है और वो सारी चीजें हैं, सीवियर डिहाइड्रेटेड है और वो सारा। बाकी जो 10% है ना उसमें जो है ना आपका यूरिन आउटपुट कम होता है, और जो है ना ये जो दूसरी जो 5% वाली चीजें थी वो काफी सीवियर होती है। सर मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। सर एक तो जो हमारी 3 तरह की हमारी होती है जब हम चेक करते हैं स्टेटस, 5%, 10% एंड 15%। 5% का मतलब ये है कि आपका टोटल डेफिसिट इज 50 ml पर केजी, इतना डेफिसिट है उसकी बॉडी में। 10% का डेफिसिट का मतलब है 100 ml पर केजी का डेफिसिट है, और 50, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और 15% का मतलब यह है कि 150 ml पर केजी का डेफिसिट हो गया। अब सबसे पहले आपने म्यूकस मेम्ब्रेन देखी, 5% में वो ड्राई होगी। सेंसोरियम आपने देखा, इसमें ऑल्टर्नेट सेंसोरियम नहीं होता। डॉक्टर अजहर ने बोला इरिटेबल होगा, ये बच्चा नॉर्मल होता है जी, विद मैं भी ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन के बात साथ। से एग्री करूंगा। ये जो है ना, ये 1 मिनट के लिए मैं आपको ये इसी चीज का, क्योंकि असल में इसमें सर माइल्ड मॉडरेट और स्वेयर है। 15% मैंने तो नहीं पढ़ी, मोर देन 10 है स्वेयर।
तो जो माइल्ड है ना, जो लेस देन जी, आप सही कह 5% रहे होती है, उसमें ये आपने देखें, जनरल अपीयरेंस ये आपने चेक करनी है उसकी, आप एक्सपीरियंस, ये जिसमें मेरा थर्स्ट और रेस्टलेस। ये आप मेरी स्क्रीन देख लीजिए, इसमें ये इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो 5 to 10% में नहीं है ये, 5 to 10% में जो है वो सिर्फ अब माइल्ड सिम्टम्स होंगे, ठीक है। और जो स्किन टर्गर और संगन पैटर्नली, जिस तरह तैयबा ने बताया ना, तो अजहर ये करेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। ये उसके अंदर इरिटेबिलिटी वगैरह सीवियर में होगी, मोर देन 10% में, ठीक है, ठीक है। तो मतलब पहला जी, ये जूलियन बार्कर है, ये मैं इसको अपनी डार्लिंग बुक कहता हूँ। मेरे हिसाब से इसके अंदर जो भी टॉपिक्स लिखे हैं वो कमाल के लिखे हैं, ठीक है। एनीवेज, तो जो है ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। बच्चों के फ्लूइड के डेफिसिट को पहले कैलकुलेट किया, ठीक है, और उसके अंदर जो यूरिन आउटपुट कैसे करते हैं वो नेपीज और उससे होता है, क्योंकि यूरिन आउट क्लियरली तो आप उस तरीके से नहीं मेजर करते ना इसमें आमतौर पे, ठीक है। सर बच्चों का यूरिन आउटपुट जैसे हम बड़ों का लेते हैं कि 0.5 ml पर केजी पर आर से ज्यादा होना चाहिए, कितने बच्चे में कितना, लाइक मैंने कुछ कहीं पढ़ा था कि 1 ml पर केजी पर आर भी कुछ बच्चों में हम लेते हैं, वो क्या एज ग्रुप होता है, वो मुझे भूल गया है। जी बताओ हन्नान, बच्चों में यूरिन आउटपुट थोड़ा ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं? जी सर, 1 to 2 ml ज्यादा लेते हैं, 1 to 2 ml पर kg पर आवर होना चाहिए। किस एज तक? कितने बच्चे तक? 6 मंथ, यूजुअली 6 neonate है months उसका, और कुछ में 2 years तक। जो नियोनेट्स और इन्फेंट्स है ना, ये बेसिकली आपका जो रीनल सिस्टम है ना, वो अप टू 2 years तक तो डेवलप क्या होता हुआ? है। तो सोडियम हैंडलिंग, वाटर हैंडलिंग ये इतनी अच्छी नहीं होती, तो आपने बिलो 1 year जो है ना 1 to 2 ml पर kg पर आवर से उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। थैंक यू। अच्छा, हाउ विल यू असेस, इसके अंदर बच्चों के अंदर आप ब्लड वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो तो होता है ना, प्री मेच्योर में 100 ml पर केजी होता है, मेच्योर में 90 ml पर केजी होता है, उसके बाद इन्फेंट आता है उसमें 85 ml पर केजी होता है, फिर चिल्ड्रन में 80 ml पर केजी एंड एडल्ट्स में 60 ml पर केजी मेल में एंड 50 ml। आपने ब्लड वॉल्यूम में पूछा ना? हाँ सॉरी मैं वो उधर वाटर पे चली गई थी। और मेल में जो है वो 75 ml पर केजी मेल में और 65 ml पर केजी फीमेल। अच्छा देखें, एमसीक्यू के अंदर तो आपको एक वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन वाइवे वाले लोग हैं हमेशा रेंज बताएं, ठीक है। इट शुड बी 85 to 95, 95 to 100, इस तरीके करके बताना है, ठीक है। तो फ्लूइड थेरेपी के अंदर ये है बात। अच्छा, दूसरा मैंने इसी से रिलेटेड हम बात कर लें कि हाउ बच्चों के अंदर ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर्स क्या होंगे? सर हाई ट्रिगर होगा, क्योंकि नियोनेट्स में जो आपकी फीटल एचबी होती है ना, ठीक है, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो उसकी अच्छी होती है, लेकिन यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो आपने मिनिमम 12 जोन से इसका ट्रिगर रखना है। इस तरह अडल्ट्स में हमारा 10 है, तो इसमें 12 to 13 आपने हाई ट्रिगर रखना है। फिर दूसरा बॉडी सरफेस टू ब्लड वॉल्यूम टारगेट है। ट्रिगर और टारगेट में थोड़ा फर्क नहीं होगा? सर ट्रिगर जोन है ना 12 है हमारा इसमें, यानी कि 12 से कम हीमोग्लोबिन पे ब्लड देंगे? जी सर। अच्छा, और बड़ों में तो होता है ना कि यूजुअली 1 पे यूनिट ऑफ ब्लड जो है वो 1 ग्राम पर बढ़ाता है, तो बच्चों में किस तरह? 10 लीटर बढ़ाता है सर बच्चों में जो पैक सेल्स है ना, 3 ml per kg will increase 1 gram of HP. 3 ml per kg। जो मैं इधर से डाटा मेरे को डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा प्लीज सारे लोग अपने माइक म्यूट लेक्चर चल रहा है, माइक म्यूट रखें, ज्यादा अर्जेंट तो नहीं है, ज्यादा अर्जेंट प्लीज माइक म्यूट रखें। वीडियो नहीं है उसकी रिकॉर्डिंग, ओके। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद ये कि मुझे बताएं कि बच्चों में या वैसे सर्जिकल आपको लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ विल यू असेस द ब्लड लॉस?
सर उसमें ना माइनर सर्जरी, मॉडरेट सर्जरी और मेजर सर्जरी पर डिपेंड करता है। जो आपकी माइनर सर्जरी है उसमें 1 to 2 ml पर केजी से आप लॉस करेंगे, और जो मॉडरेट है उसमें 3 to 4। हन्नान और जो हन्नान हन्नान मेरी बात सुनो, आप मेरे सवाल को नहीं समझो। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि हाउ विल यू असेस द सिवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग। वो तो आप थर्ड स्पेसिंग का, ये आप जो बता रहे हो ना टाइप थर्ड। ऑफ सर्जरी पर डिपेंड करेगा। नहीं 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 सर सबसे पहले तो सर्जिकल फील्ड को देखेंगे, उसके हाँ बाद जी, हम सक्शन एंड ड्रेन्स देखेंगे, उसके बाद हम एब्डोमिनल स्पॉन्जेस देखेंगे, और एक वो जो छोटे वाले स्पॉन्जेस होते हैं वो कौन से होते हैं? 4x4 गॉस अ, पीस। गॉस पीसेस। हाँ गॉज पीसेस वो देखेंगे। एब्डोमिनल स्पॉन्ज फुली सोक्ड होता है, वो 100 ml के इक्वल होता है। ये जो 4x4 है आई गेस 50 ml, नहीं सॉरी 10 ml के इक्वल होता है। 10 ml है, हाँ जी 10 ml। 10 ml पूरा होता है। और फिर उसके बाद फिर रफ सा आइडिया हम सक्शन ड्रेन को देखेंगे, और अपना जो फ्लूइड है उसको देख लेंगे कि हमने कितना उसको इरिगेशन यूज किया या अंदर जो भी था उसको माइनस कर लेंगे ड्रेन में से। बाकी जो सर्जिकल फील्ड में आपको ये रफ सा एक एस्टिमेट हम लगाते हैं उसको। इसके अब अलावा आप इसको करेक्ट कर लें। आपने आपने ड्रेन्स बता दिया, आपने गॉस पीसेस बता दिए, आपने सक्शन बता दिया, आपने एंड द सर्जिकल सर्जिकल फील्ड। फील्ड, और इसके अलावा कोई चीज होगी? ऑन टेबल हेमाटोक्रिट आप देख सकते हैं। उससे पहले सर उससे पहले तो हेमोक्यूअर्स या आप एचबी भी कर सकते हैं जो हम ओटीज में करते हैं। उसके अलावा वाइटल्स। जी अजहर बोलो जी, वाइटल्स। ठीक है, ये सर जब मुझे आपसे आई एम सॉरी, मैं आपको उधर ही डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाऊंगा। मुझे हाँ, आप एक्सेस देना अपना स्क्रीन शेयर की। 1 मिनट जी। ये प्लीज कैमरा बंद कर दें। सर आपका ये आप कैमरा, अपनी अपनी ये जो स्क्रीन। ये देखें, ये जो लियू के नाम से है, प्लीज आपका कैमरा ऑन है, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। शायद आपको नहीं पता कि आपका कैमरा ऑन है। जी सर आप अपनी स्क्रीन जो है ना ऑफ करें तब ये शेयर होगी मेरी। जी सर आ रही है? जी जी सर मैं ये दूसरा पैरा पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड डेफिसिट रिक्वायर्स क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ इफ द चाइल्ड 5% लॉस माइट प्रेजेंट एज ड्राई स्किन and mucous membranes. देखें अजहर, मैं आपको एक बात बताऊं, एक ज़हन में रखें बात के मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, चलें ठीक तो है। सर बच्चों के उसमें लिए लिखा हुआ माइट प्रेजेंट, तो माइट प्रेजेंट और नॉट, तो माइट जो है ना तो वो भी देख। यूजुअली देखें, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो बच्चों के लिए अगर आपने किसी ने पढ़ना हो ना, तो उसके लिए सबसे जो एक्यूरेट चीज़ है ना, वो कंसेंसस गाइडलाइंस है। कंसेंसस गाइडलाइंस है, राइट हन्नान? ऐसे ही है ना? जी सर। तो वो कंसेंसस गाइडलाइंस के अंदर वो इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं और इतनी अच्छी लिखी हुई हैं कि जो है वो आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पॉडकास्ट है ना ये 11-12 साल पुरानी किताब है। ठीक है सॉरी। और दूसरी बात ये कि अगर मिसाल के तौर पे आपको एक एक बात में थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आता है ना, तो आप सोचें, अगर एक चीज जो है ना, लाइक ये कि जो कॉमन, जो ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज में जो चीज मौजूद है ना, उसको आपको चाहते ना चाहते फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया सर। अच्छा बस मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपकी उस पे गूगल ड्राइव पे ये कंसेंसस गाइडलाइंस मौजूद हैं या अवेलेबल हैं? मेरा ख्याल है, अगर नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा। पीड्स थैंक का यू एक सर। पीड्स का ना अपडेट हन्नान, क्योंकि देखो आप लोगों के पास चाहते ना चाहते बहुत टाइम आपको मिला है, तो आप जो ये पीड्स है, गायनी है ना, ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो जी ये आप ना इसमें देख लेना, अपडेट इन एनेस्थीसिया 2015 का जो है ना, वो था ही पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया का अपडेट इन एनेस्थीसिया। जो 2015 का था वो एक्चुअली बेसिकली पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया पे था। ठीक है, तो अच्छा, ये हम लोगों ने फ्लूइड की बात पहले ही शुरू कर दी थी। अब फ्लूइड के बारे में, या जो सर्जिकल, बेसिकली बच्चों के अंदर, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत जल्दी आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों के अंदर आपने केयरफुली आपने ब्लड वॉल्यूम निकालना है, आपने अलाउेबल ब्लड लॉस निकालना है, आपने ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर्स को सेट रखना है पहले से। आपके पास पता होना चाहिए कि ब्लड कितने ब्लड लॉस पे आपने ब्लड देना शुरू करना है और आपने कितना ब्लड देना है।
ठीक है। तो ये आपको, क्योंकि बच्चों के रेफरेंस से ये बात आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए, और कितने ml पर kg आप देंगे तो कितनी हीमोग्लोबिन बढ़ेगी। ठीक है। वैसे तो ये है कि जब भी आप लफ्ज यूज करें वो आप PRBCs का यूज करें, बावजूद कोशिश के अभी भी मुंह से ब्लड निकल जाता है, लेकिन क्योंकि जो रीसेंट एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में या रीसेंट इंटरनेशनल प्रैक्टिस में ब्लड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, ना कि ब्लड। ठीक है, होल ब्लड नहीं दिया जाता, ब्लड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। अच्छा, इसी से ही बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस जो हैं सॉरी, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस और विद रेलेवेंस टू एनेस्थीसिया, यानी कि अगर हम सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को 1 मिनट के लिए देखें तो एक न्यूनेट के अंदर आपको कैसे डिफरेंट होगा एक एडल्ट के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। सर सबसे पहले तो जो इनका कार्डियक आउटपुट होता है दैट इज हार्ट रेट डिपेंडेंट, दैट इज नॉट, तो वो उस वजह से जो ये है अपना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा के अपना कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ा सकते जैसे कि एडल्ट्स बढ़ा लेते हैं, तो हार्ट रेट डिपेंडेंट होता है। तो इन पेशेंट्स बच्चों में इसीलिए हमें ख्याल रखना होता है कि जो हाई लेवल हायर साइड पे इनका टैकीकार्डिया जो हमें लग रहा होता है चल रहा होता है वो नहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। एक तो ये बात होती है, क्योंकि हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी ऐसी वेजोडाइलेटर्स हैं हमारी, और खासतौर पर जो इनहेलेशनल हैं उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एक बात आपने एक बात बता दी, दूसरी बात इसी से रिलेटेड। सर ये इनमें पैरासिम्पैथेटिक। जी इसको मुकम्मल करें प्लीज। नुसरत 1 मिनट मुकम्मल करने दें, अगला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, इस तरह बीच में इंटरप्ट ना करें। अगला क्वेश्चन प्लीज, ये इसको मुकम्मल करो तैयबा। एक पॉइंट आपने बता दिया, और दूसरा पॉइंट क्या है? एक ही याद आ रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस डेवलप नहीं होते। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं होता, तो ये बेरोरिसेप्टर कीमोरिसेप्टर जो बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं वो सही तरह नहीं काम करते। ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है कि हाई वेगल टोन होती है, तो बच्चे ब्रेडिकार्डिया में जा सकते हैं। हन्नान कोई और इसके अलावा बात आपके दिमाग में है तो बता दें। सर मेन तो यही है ना, प्रोन टू ब्रेडिकार्डिया होता है, पैरासिम्पैथेटिक फुली डेवलप्ड होता है, और जो सिंपैथेटिक है वो अंडर डेवलप्ड होता है, और बाकी वही नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल्स होते हैं इसके अंदर, और हार्ट रेट डिपेंडेंट होता है। बस यानी यही है कि जो नॉर्मल पेशेंट के अंदर जो कंपनसेट कर सकता है वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर और कोई बात किसी के दिमाग में है? नुसरत आप कोई ऐड करना चाहती हो इसके अंदर? सर अगर डॉक्टर हन्नान ने बता पैरासिम्पैथेटिक दिया सर तकरीबन। जी अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक डेवलप अगर सर? हुआ होता है और सिंपैथेटिक डेवलप नहीं हुआ होता तो हार्ट रेट इंक्रीज क्यों होता है? हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता, हार्ट रेट जो है वो एज के हिसाब से वो उतना ही नॉर्मल है ना, इंक्रीज तो नहीं है। ठीक है, मुझे बताएं कि हार्ट रेट नॉर्मल अल्लाह की तरफ से जो मैकेनिज्म होता है वो किस तरह होता है? हार्ट रेट कैसे हमारा सेट होता है? कौन सा हिस्सा होता है जो हार्ट रेट को करता है? सर ऐसे नोड। तो उस एज के अंदर, वो एज ग्रुप के अंदर वो ट्यून ही इसी तरीके से हुआ होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे आ जाए। रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक बात पूछी थी। जी सर ये जो ट्रांजिशनल सर्कुलेशन होती है इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं इसमें न्यूनेटल? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप उसको कहीं पर भी डिस्कस कर फॉल हुई बर्थ पे सर, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो रिस्पांस टू राइज इन PaO2 और pH का होता है, और pH नहीं वो नियोनेट्स में इसमें नहीं बताएंगे आप, वो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इसमें जो सर पूछे हैं उसमें नहीं आएगा। देखिए नहीं आएगा, वो फीटल में आएगा। नहीं अगर हम कार्डियोवैस्कुलर कंसीडरेशन बोलें तो उसमें ऐड कर सकते हैं पॉइंट। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात लॉजिकल है। आप ये सिर्फ देखें, ये जब हम लोग तो इस वक्त तो हम सिर्फ नॉलेज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जब वो आपसे वाइवे में पूछेंगे, जब आपसे वो वाइवे में पूछा जाएगा ना क्वेश्चन, तो उसके अंदर जब वो आपसे, जैसे सुबह आप शायद उस ग्रुप में नहीं है, मैंने इन लोगों से सवाल पूछा था कि एक न्यूनेट के अंदर एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस क्या होंगी, तो जब आप न्यूनेट के अंदर एनेस्थेटिक कंसिडरेशन जब आप बताएंगे ना तो उसके अंदर ये चीज डेफिनेटली आएगी। लेकिन अगर हम पीडियाट्रिक्स या न्यूनेट के अंदर हम कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो तो एक ट्रांजिशनल है जो कि परसिस्ट कर सकती है न्यूनेट में ना,
वो पीडीए भी हो सकता है, वो पेटेंट फोरम एंड अवेल भी हो सकता है, वो डक डिपेंडेंट सर्कुलेशन भी हो सकती है, वो कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा हो, एम आई राइट? तो वो बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू दैट थिंग। यहाँ पे हम प्योरली बात कर रहे हैं कि एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ अ न्यूनेट या इन्फेंट और वर्सेस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ एन एडल्ट। ठीक है, एडल्ट, ठीक, ओके, थैंक यू। 4 बातें हैं जो आपको हर वक्त हमेशा याद होनी चाहिए। इन्हीं की बेसिस पे आप इन्हीं से मिलते जुलते कोई क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर एमसीक्यू की बात आएगी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बात की है फ्लूइड्स के बारे में, बात की है कार्डियोवास्कुलर, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जी, इसमें सर एफआरसी डिक्रीज होता है, क्लोजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, चांसेस ऑफ फैटी एक्सेसिस बढ़ जाते हैं, फ्लैटन डायफ्राम होता है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रिब्स होती हैं, ठीक है, और डिसैचुरेट जल्दी हो जाता है, डिक्रीज ऑक्सीजन नंबर ऑफ कंजम्पशन भी ज्यादा होती है, 7 ml per kg। अल्वेलाइज के नंबर कम होते हैं, मिनट वेंटिलेशन ज्यादा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन भी ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, इसलिए आपकी डिसैचुरेशन भी अर्ली हो जाती है। अच्छा, अब आप इसको अगर ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक रिलेटेड टू वेंटिलेशन और एक रिलेटेड टू ऑक्सीजनेशन, तो आपके लिए मिस ना करने के चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, वो चीजें के जो कंजम्पशन से रिलेटेड हैं या वो चीजें के जो उसकी यूटिलाइजेशन की वजह से हैं या एल्वुलाई, नंबर ऑफ एल्वुलाई कम है, ये सारी चीजें उसको आप समझ लेंगे, उसको आप ऑक्सीजनेशन के अंदर ले आए। ठीक है, और बाकी ये है कि वो फैक्टर्स के जो मैकेनिकली ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे तक आ जाए, तो उसके अंदर आपको बताना आसान हो जाएगा। ठीक है, जो आपने बताया ना हॉरिजॉन्टल रिब्स हैं और जो मतलब लाइक तो उसके अंदर जो टेस्ट कंप्लायंस ज्यादा है, लंग कंप्लायंस कम है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और बच्चे जल्दी यानी कि कंजम्पशन ज्यादा हो रही है और रिजर्व आपके पास कम है, तो इसलिए जल्दी हाइपोक्सिक हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही आ जाएगा कि रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हाई उस पर चल रहा है, तो जो कीमो रिसेप्टिव के रिफ्लेक्सेस हैं और हाइपोक्सिक का रिफ्लेक्स है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, हाइपरकार्बिया को इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसी वजह से यही चीज एग्जेजरेट होगी प्रीमेच्योर्स के अंदर। ठीक है, यही चीज एग्जेजरेट होगी प्रीमेच्योर्स के अंदर, और वो जो प्रीमेच्योर्स होंगे वो ज्यादा सेंसिटिव होंगे, और अगर वो उनके अंदर एपनिया और जो आप लॉन्ग एक्टिंग ओपियाइड्स या आप सेडेटिव्स का इफेक्ट देंगे तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव वो एपनिया में उनके जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल कोरिलेट आप करके रखें। दूसरी चीज जो उससे वाली बात है में, तो आपने प्री ऑक्सीजनेशन अच्छा करना है, क्योंकि एपनिया टाइम इनमें बहुत कम होगा और बहुत जल्दी एपनिक हो जाएंगे, ऑक्सीजन यूटिलाइज भी ज्यादा हो रही है और रिजर्व भी बहुत थोड़े हैं, तो और एयरवे की भी ऐसी है कि वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब इसी से ही ऊपर चले जाए, आप एयरवे पे चले जाए, तो एयरवे में आपने ना डिफ्रेंशिएट करके बताना है हन्नान के व्हाट इज difficult reason for difficult airway in the form of difficult mask ventilation, difficult laryngoscopy and difficult intubation। ये तीनों अलग चीजें हैं, तीनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करके बताओगे? सर एक तो लार्ज ऑसिपिट होता है, ठीक है, उसकी वजह से पोजीशनिंग प्रॉब्लम होती है। दूसरा फिर आपकी माउथ ओपनिंग स्मॉल होती है, ठीक है, उसके से मास्क वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होती है। लार्ज टंग की वजह से टंग फॉल होती है, उसके से मास्क वेंटिलेशन में प्रॉब्लम्स होती है। फिर आगे लार्ज हाँ, वो उसकी वजह से भी मास्क वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होगी। फिर आपका लार्ज टॉन्सिल्स होते हैं इन बच्चों में। फिर दूसरा एपिग्लॉटिस जो है वो वाइडर होती है, एपिलोप्टाइडल होती है, उसके से होते हैं। फिर उसके बाद आपके इन बच्चों के अंदर एपिग्लॉटिस जो है जो ना, एक मिनट, एपिग्लॉटिस और टॉन्सिल जो है ना, ये हर पेशेंट में नहीं होगा, और एपिग्लॉटिस इज फॉर लेरिंगोस्कोपी, समझ आई? मास्क वेंटिलेशन के लिए ये ई डेंचुलस हो गया, टंग फॉल कर सकती है, और आपको स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए होता है। ठीक है, अगर अप्रोप्रिएट साइज के आपके पास एयरवे नहीं होगा, अप्रोप्रिएट साइज मास्क नहीं होगा जो प्रॉपर नैरो नॉस्ट्रिल्स, जी, नैरो नॉस्ट्रिल्स और नेजल ब्रीदर भी होते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से आपको मास्क वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो गई। अब अगला स्टेप में आ गया लेरिंगोस्कोपी, तो लेरिंगोस्कोपी की क्या क्या रीजंस होंगी? उसमें भी से एडेंचुलस है, फिर हाईआर्च पैलेट है, फिर उसके बाद आपका हाईली प्लेस्ड लेरिंक्स है,
और क्रिकॉइड कार्टिलेज पे नैरोइंग उसमें वो नहीं इंट्यूबेशन में आ गई। नहीं, वो इंट्यूबेशन में आ जाएगा, ठीक है। और उसमें जो आप एपिग्लॉटिस बता रहे थे ना, वो लेरिंगोस्कोपी में आएगा, ठीक है जी सर। लेरिंगोस्कोपी में आएगा। ये जो आपने बताया है टॉन्सिल, वो तो एक स्पेशलाइज्ड चीज है ना, कि अगर उसके अंदर टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी है तो उसके अंदर वो लार्ज एडिनाइड्स, लार्ज एडिनाइड्स, लेरिंगोस्कोपी में, ठीक है। लार्ज एडिनाइड्स से आपको वेंटिलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जी सर। तो बच्चों में नेजल इंट्यूबेशन करनी चाहिए? नो तो सर, नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जिस तरह क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी है तो आप उसमें बच्चा बड़ा है तो कर सकते हैं। ठीक है नुसरत, आप रेडी रहो, आपने मेटाबॉलिक चीजें बतानी है, ठीक है। मेटाबॉलिक के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की और कोई चीज रह गई है? एयरवे की कोई चीज रह गई है? तो अब आपने जब बताना है तो आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, मास्क वेंटिलेशन, लेरिंगोस्कोपी। जी जी, ये कौन बोल रहा था? आवाज गायब हो गई है। जो है ना आपकी जो अब आपने जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आपने मैनेज कैसे करना है, मैनेज आपने कर लिया। एयरवे से रिलेटेड चीजों के लिए आपको स्ट्रेट ब्लेड हो गया, आपको अच्छी पोजीशन आप करें, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जो है वो ये जो है प्री ऑक्सीजनेशन आपने की, ठीक है। उसके बाद आपकी एंटीकोलिनर्जिक सिक्रीशंस के लिए आपने दे दिया। आप जो है वो मतलब लाइक कि प्रोफाइलैक्टिक वेगर जो है हाँ एस्पिरेशन प्रोफाइलैक्सिस भी है। मैं और कुछ और कहना चाह रहा था, वो दिमाग से बात बोलते बोलते स्लिप हो गई है। हाँ मुझे आपने जो अभी बोला था ना कि डिफिकल्ट इंटुबेशन, तो डिफिकल्ट इंटुबेशन के लिए जो एपिग्लॉटिस लेरिंगोस्कोपी के लिए होगी, इंटुबेशन की क्या रीजन होती है? जो बच्चों में डिफिकल्ट इंटुबेशन हो सकती है उसकी क्या रीजन होती है? सर हाई आर्च पैलेट है, हाई प्लेस लेरिंग्स है, नहीं ये और जो आपका लेरिंगोस्कोपी होगी। एपिग्लॉटिस है ना। नहीं ये है नैरोइंग एट क्रिकॉइड कार्टिलेज। जी, तो ट्यूब जो है वो आगे जाके स्टक कर सकती है, ठीक है सर। इसमें एक पॉइंट रह गई रेस्पिरेशन के रिलेटेड। 7 to 9 ml per kg जो है ना, वो इसका होता है ऑक्सीजन कंजम्पशन इन रिलेशन। ये जिक्र आ गया था, ये असर बात कर ली थी, ठीक है। अच्छा उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एयरवे हो गया, आपने जो है ना अच्छा उसके बाद आप आ जाएं जो नुसरत आप बताओ मेटाबॉलिक। सर मेटाबॉलिक में इनमें जो है तो इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है, इंक्रीज CO2 प्रोडक्शन होती है, बिकॉज इनका जो है तो BMR जो है तो वो ज्यादा होता है बच्चों में। इसके अलावा जो है तो इंक्रीज एल्वेलर वेंटिलेशन होती है, और इनका जो है तो ग्रेटर जो है तो हार्ट रेट होता है, थिन स्किन होती है सर, उससे हीट लॉस ज्यादा होता है। और दूसरा सर इनके अंदर नॉन शिवरिंग मेथड से जो है तो हीट प्रोडक्शन होती है, वो उसके लिए ब्राउन फैट होती है। ब्राउन फैट बॉडी में कहाँ पे होती है बच्चों में? सर ये थाइस पे होती है और आर्म्स पे होती है, शोल्डर्स पे होती है। एडिनल मेडुला, एक ऑफ स्कैपुला सर, स्कैपुला के नीचे होती है, बैक पे होती है, बैक पे इंटरस्कैपुलर रीजन में होती है, ठीक है, इंटरस्कैपुलर रीजन में होती है। और उसकी वजह से ये आपने इनका अच्छा सर इनका जो है इनकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो भी इमेच्योर होता है, तो क्या ये सर हम इसमें बताएंगे कि भाई उसको जो है तो बार्बिचुरेट्स एंड हिप्नोटिक ड्रग्स और वो ये न्यूरो में वो क्रॉस कर सकते हैं? वो न्यूरो में आएगा ना, वो न्यूरो में आएगा। अभी हम मेटाबॉलिक की नहीं बात सर न्यूरो में आएगा, बट ये भी हम मेटाबॉलिक में बताएंगे। मेटाबॉलिक में तो नहीं आएगा ना, न्यूरो अलग है। इसके अलावा सर प्रीमेच्योर इन्फेंट में ब्राउन फैट भी नहीं होता। प्री मेच्योर में ब्राउन फैट भी नहीं होता, तो फिर वो कैसे मेच्योर करते हैं? तो इसलिए तो सर वो मोर प्रोन टू बहुत ज्यादा कम होता है, तभी वो हाइपोथर्मिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। सही बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा उसके अलावा मेटाबॉलिक में और कोई चीज आएगी? ठीक है। अच्छा उसके बाद अब किडनी पे बता दें।
रीनल सिस्टम में। लो ग्लाइकोजन स्टोर्स जो मैंने पहले बताया था, हाइपोग्लाइसीमिया चांसेस। लो, वेरी गुड सर किडनी मैच्योर होता है, डिक्रीज जीएफआर होता है, और सर कंसंट्रेटेड डायल्यूटिक कैपेसिटी कम होती है किडनीज की, सोडियम लूजर्स हो गए, ठीक है। हाँ और सर, और ये जो मैच्योरिटी होती है तकरीबन, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये 2 साल तक होती है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स? फुल्ली जो है वो 2 इयर्स तक ही है मेरे ख्याल। 2 इयर्स तक है, और ट्यूबुलर फंक्शन जो है ना वो 6 to 8 मंथ तक। ट्यूबुलर फंक्शन इज 2 to 8 months, एंड जो फुली मैच्योर है 2 इयर्स तक। ये जो ये आपका ना कनेक्शन अनस्टेबल है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है खुरम। जी ठीक है। अच्छा, तो किडनी के रेफरेंस से और क्या बात बतानी है? एक तो डाइल्यूटिंग कॉन्सेंट्रेटिंग कैपेबिलिटी हो गई, और जो है ड्रग हैंडलिंग का हो गया, सोडियम लूजर्स हो गया। अच्छा, अब आ जाए लिवर पे। अब नुसरत एक मिनट, किसी और को बता सर रीनल में। जी जी सर जी सर जी जी बताइए सर। डॉक्टर शाह सर, रीनल ब्लड फ्लो का बता सकते हैं कि वो रिड्यूस होता है? रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस क्योंकि होता है? जैसे हाई रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होगा तो ब्लड फ्लो, सर पढ़ा है मैंने। ये कोई कंफर्म करते, ये मुझे याद नहीं आ रहा। क्योंकि वेस्कुलर रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस हाई होगा ना, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा चलें, ये मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लिवर रीनल ब्लड फ्लो क्या पूछ रही हैं? खुरम, आपका ना कनेक्शन अनस्टेबल है, प्लीज आप लिख दो, आप मैसेज लिख दो, मैं आपका जवाब दे देता हूँ। खुरम आप मैसेज लिख दो, ये प्लीज आप ना मैसेज लिख दो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मैसेज लिख दो, मैं वी विल आंसर, ठीक है। अच्छा, तो फिल्ट्रेशन रेट कम होती है। देखें, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लिख दें, ठीक है। आपकी आवाज, आपके कनेक्शन का इशू है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा अतीक, आप बता दो लिवर का। लिवर का बता दो। लिवर में जो इसका है वो पेशेंट का जो लिवर है वो दैट इज बेबी का, वो इमेच्योर होता है, उसके अंदर एंजाइम पूरे नहीं बने होते, इसलिए तो जैसे ही पैदा होता है तो हम इसको विटामिन के वगैरह का वो लगवाते होते हैं, और इसके अंदर हाइपोअल्बुमिनिया होता है, और 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से जो है लोकल एनेस्थेटिक हम वो कम से कम देंगे, अगर देंगे तो दैट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग सारे कम होती हैं, और इसके अलावा जो है एंजाइम बना हुआ नहीं होता। एंजाइम्स जो है ना, एंजाइम फुली डेवलप नहीं होते, इसलिए जो है ना वो बच्चों के अंदर जो है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी होता है, तो वो चीजें की भी और इसके अलावा जो है इसका ड्रग मेटाबॉलिज्म डिलेड ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा, और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स जो है वो डिलेड होंगे, और मॉर्फिन वगैरह बाकी चीज़ें जितने भी हैं, इसलिए वो अवॉइड करते हैं, स्पेशली ओपियाइड्स छोटे बच्चों के अंदर, बिकॉज ऑफ कि वो ग्लूकोनाइड और कंजुगेट्स वगैरह वो कम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इसका लिवर का ड्रग की हैंडलिंग में क्या इफेक्ट होगा? प्लीज और कोई ना बोले, प्लीज और कोई भी ना बोले, जो जिससे मैं सवाल पूछूं प्लीज वही बताए, फिर नहीं तो किसी को फायदा नहीं होगा। आप लोग कोई भी बीच में लिख दें, ठीक है, और जो जिससे मैं सवाल पूछूं प्लीज उसका आंसर है। जी अतीक बताओ। सर जो सर इसमें यह है कि जो ड्रग देंगे ना, तो वो ड्रग चूंकि इसके एक्सक्रीशन नहीं होगी ड्रग की, और मेटाबॉलिज्म ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी, तो वो जब वहाँ पे एक्सक्रीशन नहीं होगी, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी, तो वो ड्रग अकमुलेट होगा, तो फर्दर जो है ना इट विल ये तो हो गया ना एक इफेक्ट इसका, जो आपने अभी एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की वजह से बता रहे थे ना, फ्री ड्रग्स बढ़ जाएंगी, फ्री ड्रग्स बढ़ जाएंगी सर, ड्रग्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसके अलावा हम लोगों ने टेम्परेचर की बात कर ली, हम लोगों ने हाइपोग्लाइसीमिया की बात कर ली हमने। अच्छा, अब सीएनएस का बता रहे थे, नुसरत आप ही बता दो सीएनएस का, शाबाश।
अच्छा सर, एक चीज में रीनल में भूल गया था मैं। रीनल में एक उसमें ना हम वी अवॉइड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एनासिड्स को अवॉइड करते होते हैं, क्योंकि वो दे कॉज vasoconstriction एंड कॉजिंग डिक्रीज इन ब्लड फ्लो। ये एनसेड अतीक भाई रीनल में नहीं, कार्डियक में भी अवॉइड करते हैं, कार्डियक के लिए भी अवॉइड करते हैं। और दूसरी बात सर, आपने भी सीएनएस का पूछा है सर आपने सर? जी, ये पीडीए पेटेंट रखने के लिए भी अवॉइड करेंगे। हाँ नहीं, जहाँ पर नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो आप बातें बता रहे हैं ना, ये हर पेशेंट में नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे पेशेंट्स के जिनके अंदर डक डिपेंडेंट सर्कुलेशन है, सिर्फ वहां पर ये इशू आएगा। जी जी सर, उसी में जिसमें पीडीए होगा ना, उसमें होगा तो उसमें करेंगे अवॉइड। अच्छा, और शाइस्ता आपने जो भी बताया था ना, हाई रीनल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, दैट इज करेक्ट, ठीक है जी जी सर जी, वो मैंने भी रिकन्फर्म कर लिया, वो दिस इज करेक्ट। और ट्यूबुलर फंक्शन जो है अब अप टू 8 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैट सॉल्युबल की कम हो जाएगी, वाटर सॉल्युबल की बढ़ जाएगी। हाँ जी, तो अब इसमें यह है कि इंडक्शन डोजेस में क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज होंगी, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होंगी उसके लिए इंक्रीज हो जाएंगी, जो फैट सॉल्युबल है उसके डिक्रीज हो जाएंगी। इंडक्शन डोजेस फैट सॉल्युबल की भी ज्यादा नहीं होंगी? जी सर, क्योंकि हाई मास टू बॉडी सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, और मेटाबॉलिज्म क्योंकि स्लो होगा, रीनल एक्सक्रीशन स्लो होगी, तो इस वजह से जो है वो आपने उसकी जीआईटी भी सर रहेगा, मेंटेनेंस डोज कम देनी होगी। जी, जीआईटी में क्या इफेक्ट होगा? जीआईटी का क्या चीज है? वही सर डिलेड एम्पटिंग है। पीएच इसकी जो सी है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ बेसिक होती है 6 to 7 होती है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाती है, लेस देन 2.5 हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ सेक्रीशंस बढ़ जाता है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है, मोटिलिटी इसोफेगस की भी और गट की भी रिड्यूस हो जाती है, और अगर आपने ओपियोइड्स दिए में तो उससे वो मोर ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, एस्पिरेशन का रिस्क होता है। ठीक है, माइट्रिक मीजनर फ्लेक्सस तो इतना फॉर्म नहीं होते। ठीक है, अच्छा देखें, अब हम लोगों ने जो अच्छा सीएनएस के रेफरेंस से मैक वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? सर मैक न्यूनेट्स की जो सी है वो कम होंगी, इन्फेंट्स की ज्यादा होंगी, चाइल्ड की भी कम हो जाएगी। न्यूनेट्स की मैच्योर ब्लड ब्रेन बैरियर है। ठीक है, तो इन्फेंट्स में बढ़ क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड अल्वियोलर जो है ना, वो रेट की वजह से बढ़ जाती है। मैक का ताल्लुक तो उससे नहीं होता, मैक का ताल्लुक किससे होता है? ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है लेकिन आप वेंटिलेशन बढ़ जाती है ना सर इस एज में। आप एक सेकंड मिनट, वेंटिलेशन का मैक से क्या ताल्लुक? मैक का सर ब्रेन से ताल्लुक है, दिमाग से। सॉरी, देखिए मिनट वेंटिलेशन का ताल्लुक मैक से नहीं है, ये तो ऑन क्या नहीं, इंडक्शन पे है ना। इंडक्शन के लिए आपका डायल कंसंट्रेशन, मिनट वेंटिलेशन और ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, ठीक है। और जो मैक है वो किस पे डिपेंड करती है? नहीं, मैक जो है, मैक लिपिड सॉल्युबिलिटी पे होती है, लेकिन ये मुझे इसका रीजन नहीं मिला। अगर आप में से किसी को एग्जैक्ट इसका मैक सर मैक आपके ब्लड ब्रेन बैरियर पे भी डिपेंड करता है सर। नहीं, ये क्वेश्चन ये नहीं है ना सर। क्वेश्चन ये है कि बच्चों में न्यूनेट्स के अंदर मैक कम होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इन्फेंट्स में मैक एडल्ट से बढ़ क्यों जाती है? बढ़ जाती है ना। तो सर सोचा नहीं जी सर, बिल्कुल बढ़ती है, बिल्कुल। तो ये चलिए, अगर किसी को रीजन पता हो तो बताइएगा प्लीज, ये क्योंकि जो ये इससे लिंक नहीं बन रहा, ठीक है अच्छा तो अच्छा, अब हम प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ अगर आ जाए ना, तो बच्चों में अच्छा देखें, जो लोग जूनियर्स हैं ना, ये असल में इन लोगों का वाइवा है चंद दिन के बाद, तो इस टाइम पे मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ उन लोगों की को जिनके वाइवाज हैं, ठीक है। तो जो बाकी जो भी कोई कमेंट लिखना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो लिख दे, ठीक है। अच्छा, अब क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में आपने एक न्यूनेट को आपने एनेस्थीसिया देना है, तो क्या उसमें इंपॉर्टेंट आपने कंसर्न्स आपके दिमाग में होने चाहिए पेरी ऑपरेटिव पीरियड में, फ्रॉम प्री ऑप टू पोस्ट ऑप न्यूनेट?
ठीक है, नुसरत आपने जवाब दिया था, आप 1 मिनट के लिए रुक जाओ कि नासिर बताओ। तो हमारे कंसर्न होता है प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव कंसर्न। प्री ऑपरेटिव में सर एक तो जो न्यूनेट का सर एज है देखना है सर, प्री मैच्योर तो नहीं है, नंबर 1। फिर आपके न्यूनेट सर फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं सर, और फिर उसी से रिलेटेड सर ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग का डोजेस, उसके कंसर्न्स होते हैं। और सर अगर प्री मैच्योरिटी में देख लें तो प्री मैच्योरिटी में देखना है कि पेशेंट को कोई प्रोकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया तो नहीं है। उसके साथ साथ सर हमने लिवर मैच्योरिटी और बाकी है कि कोई इन्फेक्शन रीजन तो नहीं है। फिर इसके साथ साथ सर हमारे पास जो आता है वो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन आता है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन कंसर्न्स आते हैं, डिफिकल्ट मास वेंटिलेशन कंसर्न्स आते हैं। अच्छा, हाइपोथर्मिया प्री ऑप खत्म हो गया न्यूनेट में? प्री ऑपरेटिव में एक दो चीजें और आप टेम्परेचर का भी बता दें, आप स्पेशल साइज का इक्विपमेंट भी बता दें। फास्टिंग सर इसमें डिफिकल्ट आईवी एक्सेस भी होती है। डिफिकल्ट आईवी एक्सेस हो गई आपको। टेम्परेचर, ऑपरेशन थिएटर का टेम्परेचर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो आपने जो बेड है स्पेसिफिक, उसके अंदर आपके ही ब्लैंकेट्स होनी चाहिए, ठीक है। आपने स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल मॉनिटरिंग, मेटिकुलस ड्रग कैलकुलेशन, स्पेसिफिक डाइल्यूशन, ठीक है। और उससे पहले भी न्यूनेट के अंदर आपने जो बता दिया है उसी के अंदर मैं ऐड करूंगा कि न्यूनेट के अंदर आपने, क्योंकि न्यूनेट जब कोई सर्जरी के लिए आ रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जो इमीडिएटली उसको करेक्ट किया जा रहा है। नहीं तो न्यूनेट में, यही मैं सुबह ग्रुप में भी यही मैंने मैसेज लिखा था ना कि न्यूनेट में आमतौर पे कोई इलेक्टिव सर्जरी तो नहीं होती ना आमतौर पे, ठीक है। यूजुअली तो कोई ना कोई ऐसी उसमें प्रॉब्लम होती है जो ऑप्टिमाइजेशन के बाद ऑपरेट की जा रही होती है, या सडन इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो गया है या कोई परफोरेशन हो गई है या कोई चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें आपने प्री, और अगर बच्चा न्यूनेट है और प्रीमेच्योर है तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव आपने उसका HDO या ICU, आपने NICU के अंदर बेड अरेंज करना है, क्योंकि इस बच्चे को बेशक कोई ऐसी सर्जरी है, कुछ भी आपने नहीं किया तो भी बच्चा, वो प्रीमेच्योर बच्चा जो है वो एपनिया में जा सकता है, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन स्टेटस है आपको जो है ना, ये सारी चीजों को आपने इसमें बताना है, ठीक है। ठीक है सर। और उसके बाद आप बाकी चीजें जो देखें हम लोगों ने सिस्टमाइज अलग अलग से डिस्कस कर लिया है, वही सारी सर जी। इसके अलावा सर ब्लड जो है ना उसका देखेंगे, और एस्टिमेटेड ब्लड लॉस का भी ये अतीक आपके ज्वाइन करने से पहले ना हम लोगों ने फ्लूइड के ऊपर डिटेल से किया था। अलाउएबल ब्लड लॉस, हाउ टू असेस द सिवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग, हाउ टू असेस द सिवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन, हाउ टू कैलकुलेट एंड देन हाउ टू रिप्लेस। उसके अंदर फिर वो 4 to 1 के जरिए किया आपने। उसमें जो है वो आपने एक मेंटेनेंस आपका फ्लूइड है, एक आपका रिससिटेटिव फ्लूइड है। जो रिससिटेटिव फ्लूइड है वो आपने आइसोटोनिक देना है, जो मेंटेनेंस फ्लूइड है वो आप डेक्स्ट्रोज सेलाइन दे सकते हैं ताकि उसकी जो सर आपने एक दफा बताया था जो मेंटेनेंस फ्लूइड है वो हम रिंगल-एक्टेड भी दे सकते हैं। मेंटेनेंस फ्लूइड आप डेक्स्ट्रोज भी दे सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं आप हम सर रिंगल-एक्टेड कह सकते हैं, रिंगल-एक्टेड भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा देखें जो हम रिसर्च, यही तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। हम 5% डेक्स्ट्रोज सेलाइन क्यों देना चाहते हैं बच्चों में, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई इनके अंदर ग्लाइकोजन का स्टोर नहीं है तो ये बच्चे हाइपोग्लाइसीमिक हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले जमाने में तो हर घोड़े गधे को वो 10% और वो 0.18% नॉर्मल सेलाइन दे रहे थे, तो अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो आप ये कहें कि जो रिससिटेटिव फ्लूइड है इट शुड बी बेटर टू बी, ये क्या नाम है इसका, आइसोटोनिक बैलेंस सॉल्ट, हार्डमैन सॉल्यूशन, प्लाज्मा लाइट, नॉर्मल सेलाइन, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेंटेनेंस है उसके अंदर आपने इन चीजों का ख्याल रखना, ठीक है। बाकी जो है, अच्छा अब इससे मतलब लाइक ये समझ आ गया ना चीज। अच्छा, दूसरी बात ये कि न्यूनेट्स के अंदर आम तौर पे इंट्रा ऑपरेटिवली क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर सकते हैं न्यूनेट्स में? ब्रेडिकार्डिया, हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन होते हैं, ब्रेडिकार्डिया होते हैं। इसके अलावा आपका इंट्यूबेशन जो है ना वो एंडोब्रोंकियल हो सकती है मैक्सिमम, जो जरा भी हिलाएं तो। वेरी गुड। और इसके अलावा जो है सर हाइपोथर्मिया हो सकता है और एक्सटुबेशन भी हो सकती है।
इसके अलावा जो है ड्रग एरर होने के चांसेस होंगे, ठीक है। सर्किट हैवी है, डिसलॉज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक और बहुत है कि आपने बच्चे को पूरी तरह ड्रेप किया हुआ है, तो उसके अंदर हाइपरथर्मिया भी हो सकता है और हिडन ब्लीडिंग भी हो सकती है। जो इसके अलावा एक और चीज है, मतलब बर्न्स भी हो सकते हैं। अगर आपने वो जो हीटिंग सिस्टम जो है ना आपने बहुत करीब रखा हुआ है, तो बाज़ औक़ात नीचे आपने छुपाया होता है, तो बाज़ औक़ात बच्चे की टांगें जल सकती हैं, तो वो हो सकते हैं। उसके बाद फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है बहुत इजीली। अगर आपने उसको केयरफुली मेटिकुलसली आप सिरिंज पंप के जरिए आप फ्लूइड नहीं दे रहे, फिर उसके बाद एयर एम्बोलिज्म होने के बच्चों में, क्योंकि अगर 2 किलो का बच्चा है तो उसके अंदर तो 2 ml भी फ्लूइड चला, वो 2 ml भी उसके एयर चली गई है, तो इट कैन बी डेट्रीमेंटल। और स्पेशली हम ये कह रहे हैं कि न्यूनेट है, तो इसके अंदर पैराडॉक्सिकल एयर एम्बोलिज्म के भी चांसेस हो सकते हैं। उसके अंदर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट शंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो आपने बताया ना, डिफिकल्ट इंटुबेशन से लेके चैलेंजिंग इक्विपमेंट हो सकता है, फिर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के इनमें ज्यादा चांसेस होती है। इसके अलावा सर अगर आप बाय हैंड वो कर रहे हैं, वो वेंटिलेट कर रहे हैं, तो इसमें पेशेंट रीब्रीदर का चांस होता है। अगर आपने कम वेंटिलेट किया तो रीब्रीदिंग का चांस ज्यादा होता है। उसके अलावा रीब्रीदिंग का भी चांस होता है। और अगर आप ज्यादा हाई एयरवे प्रेशर्स पे कर रहे हैं तो उसके अंदर गैस्ट्रिक डायलिटेशन होगी, जिसकी वजह से वेंटिलेशन हैम्पर होगी, ठीक है। क्योंकि अगर स्टमक के अंदर आपने एयर भर दी है, आपने हाई जी, ठीक है ना। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप वहां पर बच्चों के रेफरेंस से मोर और लेस तकरीबन आप पीडियाट्रिक में ये सारा कुछ बता सकते हैं। न्यूनेट के अंदर ये स्पेसिफिक हो जाएगी ज्यादा चीजें, क्योंकि वेट और भी कम है और भी ज्यादा एग्जेजरेटेड चीजें, ठीक। तो पेन मैनेजमेंट, हाँ जी, ये सारी चीजें हो गई। अब एक रह गई पेन मैनेजमेंट, और एक आपकी जो है ना आपकी, अच्छा मुझे बताएं कि बच्चे के अंदर अगर ब्रैडीकार्डिया हो तो आपने कैसे उसको अप्रोच करना है। बच्चे के अंदर ब्रैडीकार्डिया, तो इसका मतलब है कि वो हाइपोक्सिक हो सकता है, तो आपने सबसे पहले इसका ऑक्सीजन बढ़ाना है सर। एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, स्टार्ट विद द एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, कॉल फॉर द असिस्टेंट, और फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जी सर। और हम देखेंगे कोई सर्जिकल मैनिपुलेशन तो नहीं है, वेरी गुड, सर्जिकल मैनिपुलेशन इन एडिशन टू व्हाटएवर आप जो कर रहे हैं ना, वो तो आप बता ही देंगे, लेकिन ये सर्जिकल मैनिपुलेशन आपने जरूर बोलना है। और जिस तरह अतीक ने जवाब दिया कि हो रहा है उसको ब्रैडीकार्डिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी ऑक्सीजनेशन ठीक है या नहीं, ठीक है जी सर, ठीक है। अच्छा, कितनी डोज देते हैं बच्चों में एट्रोपिन की? सर 0.4। देखो 20 माइक्स पर केजी। थैंक यू वेरी मच। आपने डोज वेट पर केजी बतानी होती है ना। और दूसरी बात ये कि हाउ टू, सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है, हाउ टू, हाँ ये मैं इसको यहाँ पे करके हम टाइम नहीं जाया करेंगे। आपने ट्यूब का साइज कैसे कैलकुलेट करना है, आपने जो है वो वेट कैसे प्रिडिक्ट करना है, आपने ट्यूब की फिक्सेशन को कैसे करना है। अच्छा, हाउ विल यू मेक श्योर दैट इट इज नॉट एंडोब्रोंकियल जी, कैसे मेक श्योर करेंगे? सर तरीकाकार ये कि जब जैसे आप ट्यूब डालते हैं सर, ट्यूब डालते हैं तो आपने उसको मार्क करना है, दो उंगलियों से पकड़ना है सर आपने। और उसको क्योंकि वो काफी बड़ा होता है, वो जो फिल्टर वाला बड़ा होता है, तो वो जैसे ही आप उसको अगर वैसे ही छोड़ देंगे देन इट कैन डिसलॉज। तो आपने एक बंदा सर इसका वो फॉर्मूला है ना, एज डिवाइड बाय 2 + 12। हाँ जी, ये फॉर्मूला है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, ये सुन रहे सर। वो इस तरह है कि अगर आप जैसे ही बच्चे के वो ट्यूब डालते हैं तो आपने इसको बड़ा वाला फिल्टर नहीं लगाना, पहले इसको कंफर्म करना। एक बंदा रखिए, कंफर्म करे उससे कि भाई हिल रहा नहीं, दोनों साइडों पे है या नहीं है। दोनों, अगर आपने दोनों साइडों पे नहीं है तो उसको ऐसे हल्का हल्का खींच के एक दरमियान में रख लेना है। रख लेने के बाद इसके बाद आपने इसके साथ करते करते अटैच करने ट्यूब। इसके बाद फिर आपने वो बड़ा सा लगा देना है जो फिल्टर है, अदरवाइज बना ट्यूब बना ये डिसलॉज हो जाएगी ट्यूब, ठीक है। और इसके अलावा सर आप देखेंगे, सैचुरेशन से देखेंगे और ऑस्कल्टेशन से देखेंगे, तो फाइबर ऑप्टिक से भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी, ये मतलब ये भी चीज है। और एयरवे प्रेशर इंपॉर्टेंट है, ये हम वो बताएंगे आपको। और
और इसके अलावा आपका जो ना वो जो आप जिससे आप वो कर रहे हैं वेंटिलेट कर रहे हैं कंप्लायंस भी पता लगेगा कि भाई ये कंप्लायंस हो गई, बायलैटरल चेस्ट एलिवेशन हो गई, आपने साइट आपने देख लिया, नंबर से भी आपको एक रफ आइडिया होगा, उससे आप बायलैटरल ऑस्कल्टेट करेंगे, ठीक है। और आपने जो है वो एयरवे प्रेशर और ये इंट्राऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस है ना उनके अंदर भी ये ज़हन में रखें कि इसलिए बच्चों के अंदर प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन इज अ बेटर चॉइस एज कंपेयर टू वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चों में बैरोट्रॉमा होने के चांसेस होंगे। और गलती से आपने वेंटिलेटर को आपने वॉल्यूम कंट्रोल 500 पे पिछले केस में था, आपने चेंज नहीं किया, धड़क करके उसका पता लगा कि उसको बैरोट्रॉमा हो गया, ठीक है, उसको न्यूमोथोरैक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे। इसके अलावा अगर बच्चों में न्यूनेटल रिससिटेशन कैसे की जाती है, अच्छा 1 मिनट रुक जाए। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा 1 मिनट, ये न्यूनेटल रिससिटेशन एक चीज मैं भूल गया सर, वो ट्यूब में एक चीज मैं भूल गया ट्यूब में सर, आपने सर इसमें ना विदाउट कफ ट्यूब डालनी है और आपने इतनी लीक छोड़नी है कि वो आपका स्मॉल लीक आपने छोड़नी है ताकि वो ट्रिकल आने को वो ट्रॉमा ना कर सके। और इसका जो अच्छा ये जो है ना आप जो ये बात बता रहे हैं ना, ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये एक कंसर्न होता है, लेकिन ज्यादा बेहतर फिक्सेशन और डिसलॉजमेंट और जो आप एक साइज कम की यूज कर लें, जो ये इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक टू चूज बिटवीन कफ्ड एंडोट्रेकल ट्यूब एंड अनकफ्ड एंडोट्रेकल ट्यूब। देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ यूज ऑफ कफ्ड एंडोट्रेकल ट्यूब, क्योंकि ये जो आजकल की हमारी जो ट्यूब्स हैं ये लो प्रेशर हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि यस दिस इज अ कंसर्न। एक्सटुबेशन के वक्त आपने अगर लीक टेस्ट पॉजिटिव नहीं है तो आप एक्सटुबेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एयर लीक हो रही है तो क्या ये अच्छी चीज है? ये सर अच्छी चीज है नहीं, एक्सटुबेशन में सर, एक्सटुबेशन में नहीं, मतलब मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये कह रहे हैं ना कि लीक होना चाहिए अतीक, तो अगर आप लीक नहीं वो टाइटल नहीं बनेगा, वो आपका अगर सर वो बताने के लिए कि इतनी हल्की स्मॉल लीक की मैंने बात की है। नहीं वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसका क्या कंसर्न है? आपकी बात ठीक है, कंसर्न ये है कि सर आपका ट्रॉमा ना हो और ट्रिकल एडिमा ना हो सर। वो नहीं ये तो उसकी फेवर में है ना, ये तो उसकी सपोर्ट में है, मैं उसकी अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ। सर पोल्यूशन हो सकती है, लेकिन पेशेंट एस्पिरेट करेगा, उसका मकसद ही फोर्थ हो इसके जाएगा। अलावा सर वो आपका स्कैवेंजिंग सिस्टम वही अब लीक हो सकता है, तो आपका वो पेशेंट प्रॉपर वो वापस आएगा तो मतलब हाँ जी। और उसके अंदर एक और बात ये है कि जो सारी एयर है वो एरोफेजिया भी तो हो सकता है ना, इससे कांस्टेंट एक लीक हो रहा है, तो ये एक डिसलॉजमेंट भी हो सकती है, डिकंटामिनेशन भी है, बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं। तो ये आप ये चलें, अगर आप बताना चाहते हैं ना जरूर, तो उससे ये कहें कि ट्रेडिशनली जो है वो कफ ट्यूब अनकफ ट्यूब को यूज किया जाता था, मगर रिसेंटली बिकॉज द मॉडर्न एंडोट्रेकल ट्यूब्स आर लो प्रेशर हाई वॉल्यूम, so they are not causing as much damage as the previously used tubes do, ठीक है। तो ये आपका कंसर्न है। if you still want to use cuff endotracheal tube you can use one size lesser, ठीक है, and you don't have to push it too hard while intubating, क्योंकि वो क्रिकॉइड प्रेशर वाला पॉइंट आपके दिमाग में है ना, तो ये इसके अंदर पॉइंट है, ठीक है। तो अच्छा एनाल्जेसिया, न्यूनेट्स के अंदर एनाल्जेसिक मल्टी मोडल एनाल्जेसिया कैसे देंगे आप? क्या आपके पास एक तो सर अच्छा एक मिनट, क्योंकि देखें इसके ना सारा कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन आपने एहतियात क्या करनी है वो पहले बता दो। सर एहतियात ये करनी है कि सर हमें ओपियोइड भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत टाइट्रेट करके देंगे, लेकिन बेस्ट इज के वो ड्रग दें जो जिससे न्यूनेट को नुकसान ना हो, और मतलब इसके साइड इफेक्ट्स कम हो, लाइक पैरासीटामोल जो हो गए 7.5 mg पर kg, मतलब आईवी दे सकते हैं, और इसको 24 आवर्स में 30 तक पहुंचा सकते हैं, और इसके अलावा सपोजिटरी भी दे सकते हैं बीच में। सर लो डोज ओपियोइड यूज करेंगे, लो डोज एनसेड यूज करेंगे,
वैसे तो हमें एनसेड यूज करना नहीं चाहिए नहीं, अगर NSAIDs आप कह रहे थे कि नहीं यूज करते हैं नहीं नहीं, एक मिनट अतीक को बोलने दे प्लीज जी। एक आपने अच्छा। बता दिया कि आपने इसमें लॉन्ग एक्टिंग ओपियाइड्स नहीं देने, आपका ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा आपने और क्या एहतियात करनी है? सर दूसरा एहतियात ये करनी है कि अगर आपने पेशेंट को ना, चूंकि न्यूनेट है, अगर वो पोस्ट कंसेप्शुअल बर्थ इसकी मतलब वी हैव टू पोस्ट ऑपरेटिव एपनिया के लिए हमें देखना है इसको, और इसको अगर आपने पीरियड्स भी दिए हैं फिर भी, और अगर आपने कोई भी वो दर्द वगैरह हो रहा है इसको, या आप वही बात रिपीट कर रहे हैं, ये एक ही बात है। और इसके अलावा सर जो हम ब्लॉक्स भी दे सकते हैं, ब्लॉक्स लगा नहीं, सकते हैं अभी भी आप मेरे क्वेश्चन को नहीं समझ रहे। अभी आपको पता है एनसेड्स आपने अवॉइड करने, मतलब देयर इज टू स्कूल ऑफ थॉट कि न्यूनेट्स में आप एनसेड्स अवॉइड करूंगा सर। दो बातें हो गई ना, और इसके अलावा सर जो है, अब आप सोच रहे हैं, आपको जो मैं बता रहा हूँ ना वो पॉइंट आप अभी तक सोच नहीं रहे। आपने बेशक वो ब्लॉक्स के रेफरेंस से हो, आपने जो मैंने बताया लोकल इन्फिल्ट्रेशन नहीं, आपने बच्चे के अंदर बहुत केयरफुली टॉक्सिक डोज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इतना छोटा सा तो बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा है। अगर बच्चे की सर्जरी देखेंगे कहाँ पे हो रही है, तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर कार्डल ब्लॉक पे जा सकते हैं। हाँ जी, मतलब बताने का, बाकी देखें बाकी चीजें आपको आती हैं, आप वही पैरास्टामोल देंगे, वही आप जो बाकी मल्टीमोडल एनाल्जेसिया का जो कॉन्सेप्ट है कि आप पेन को डिफरेंट स्टेप्स पे ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप फेंटानिल बोल दे सकते हैं, आप जो है वो अगर आपके पास रेमिफेंटानिल अवेलेबल है तो आप रेमिफेंटानिल दे सकते हैं। आप मॉर्फिन अवॉइड करें क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव एपनिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो ब्लॉक्स के रेफरेंस से आपने जहन में ये रखना है कि आपको बहुत स्पेशल किस्म का इक्विपमेंट चाहिए होगा अगर आप रीजनल देना चाहते हैं। न्यूनेट्स में रीजनल लगता है, हम जाहिर बात है हमारी डोमेन में नहीं है, बहुत स्पेशलाइज्ड केयर्स में होगा। और आप कोई भी अगर लोकल इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं या आप कोई भी ब्लॉक लगा रहे हैं तो उसमें आपने केयरफुल आपने डोज की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। डोज की केयर, जो आपकी जो टॉक्सिक डोज है वो आपकी बहुत जल्दी है, तो ये अलार्मिंग पॉइंट है। इसके अलावा सर हम टॉपिकल एमला भी दे सकते हैं, टॉपिकल एमला वगैरह जो है वो तो देखो स्पेसिफिक के लिए ये अभी इसी हाँ, सपोजिटरी का क्या फायदा होगा बच्चों में? सपोजिटरी का ये फायदा होगा सर, वो अगर अब्जॉर्ब हो जाएगा और दैट विल पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया में भी सर काम करेगा, में काम आ जाएगा सर। ठीक है। अच्छा, इसी में ये है कि हाउ टू अप्रोच अ डिफिकल्ट आईवी कैनुलेशन इन न्यूनेट, या आप पीडियाट्रिक में आ जाए पूरे में। सर इसके अंदर ये है कि पहले हम 30 मिनट्स बिफोर सर एमला क्रीम अप्लाई करेंगे। एक बात हो गई, नंबर वन। और दूसरी बात ये है कि दूसरा सर इनहेलेशन और इंडक्शन करके फिर ज्यादा एंशियस है तो सर हम ओरल इसको मिडाजोलाम दे सकते हैं, फेंटेनिल लॉलीपॉप दे सकते हैं। सर न्यूनेट की बात कर रहे हैं, एंशियस तो नहीं होगा बच्चा। मतलब ओवरऑल बात कर रहे हैं, बट देखें एज ग्रुप में डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वेन फाइंडर भी ले सकते हैं। वेन मतलब बेसिकली ये डिफरेंट जो चीजें आपके पास अप्रोचेस है ना, वो ये है कि चैलेंजिंग हो सकता है ना। तो एक एमला हो गया, दूसरे एंजोलिसिस हो गया, एंजोलिसिस या सिडेशन हो गया ना। तो वो एंजोलिसिस या सिडेशन आप कैसे करेंगे? एक आपके पास आपने ओरल मिडाजोलैम या फेंटेनिल आपने ये लॉलीपॉप्स की बात कर लिया, केटामीन दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर, ठीक है जी सर। और उसके बाद अगर इंट्रामस्कुलर मिडा भी दे सकते हैं सर। इंट्रामस्कुलर मिडाजोलैम पता नहीं, मैंने नहीं कभी दिया, मुझे नहीं पता। मिडाजोलैम डियाज़ेपम, सॉरी डियाज़ेपम या लोराज़ेपम, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसके बाद आपके पास इनहेलेशनल इंडक्शन का आ गया, ठीक है। एक मिनट, खुर्रम आप क्या कह रहे थे? आप बोले, आपका माइक उस वक्त शोर कर रहा था इसलिए मैंने आपको म्यूट किया था। जी बताइए, आप क्या कह रहे थे? सर मैंने यही बोला है कि सीवो के साथ इंडक्शन करते हैं और बाद में आईवी कैनुलेशन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर रिस्क होता है? इसके अंदर कोई रिस्क होता है? जब आपने ये बताना है सर ब्रेडी का रिस्क होता है कि ब्रेडी में जा सकता है।
एक मिनट जी, खुरम मुकम्मल कीजिए आंसर को। सर इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है क्योंकि इनहेलेशन भी फास्टर होती है और रिकवरी इसमें स्पाज्म में जाने के चांसेस होते हैं। ये एक सेकंड मैं इनको करेक्ट करने दो। देखें खुरम, इसके अंदर ये आपका कहना कि इसमें बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। इसमें एस्पिरेशन हो सकती है, इसमें एयरवे मैनिपुलेशन अगर आप करने की, अगर आपने जब तक आईवी नहीं ली जाती यू विल नॉट डू एयरवे मैनिपुलेशन। ठीक है, और स्टिल एयरवे, इसमें अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इसमें लेरिंगोस्पैज्म हो सकता है। तो ये इस तरह के क्लोज्ड एंडेड जुमला नहीं बोलना कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल अपने दिमाग से निकाल दें आप। ठीक है, ये इट शुड बी द लास्ट रिसोर्ट, इट इज नॉट अ वेरी रिकमेंडेड टेक्निक। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली जो मर्जी करते हैं छोड़ दें, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट नहीं बोलनी कि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। वो आपको इसी बात पे पकड़ के फेल कर देगा। इसको यही बात नहीं पता कि एक मास्क पे रख के अगर आप कैनुलेशन की ट्राई कर रहे हैं तो व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स। आप फेल नहीं हो सकता, फेल हो सकता है। हाँ जी, आपने यूं कहना है कि इफ देयर इज नो अदर पॉसिबल वे, देयर शुड बी एडिक्वेट असिस्टेंस टू यू and you should be trying this, and you have there are still, you should be mentally prepared for everything. Got your point. अगर आगे सारी चीजें फेल हो जाएं तो लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है आईवी लाइन लेने का? टीबिया में सर डालते हैं इंट्रोशियस लाइन कैनुलेशन। सीवीपी नहीं बोल दीजिएगा क्योंकि इमरजेंसी में सीवीपी नहीं डल सकती इतनी जल्दी। ठीक है, ठीक है, आईवी कैनुलेशन की बात हो गई। इसके अलावा किसी का कोई पॉइंट है? जी अतीक सर, मैं एक जी सीवीएस से मुतलका बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी ने शेयर किया। जी बताइए। कि जो वॉल्यूम डिप्लीशन के बच्चे होते हैं वो हाइपोटेंशन तो उन्हें होता है लेकिन टैकीकार्डिया नहीं होता। तो ये किसी बंदे ने वो क्यों नहीं होता, वो हमने रीजन डिस्कस कर ली थी। नहीं वो क्या, वो वजह क्या होती है, हमने उसकी वजह डिस्कस की थी। क्योंकि वो वेस्कुलर ट्री जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता ना। बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस जो है वो डेवलप बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस नहीं होते। वही exactly. तो बेसिकली जो एडल्ट्स के अंदर क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो बच्चों के अंदर उस तरह से नहीं होते। ठीक है, अच्छा अब किसी ने अगर सर मॉर्फिन इन्फ्यूजन का भी इन्होंने जो है तो न्यूनेट्स में और स्मॉल चिल्ड्रन सर बता रही हूँ लेकिन सर नर्स कंट्रोल एनेस्थीसिया में बोला हुआ है। नहीं खुदा के लिए अल्लाह रसूल का वास्ता, आपको नुसरत गोली मार दो ऑक्सफोर्ड को। अगर आपने देखो मेरी बात सुनो, मुझे किताबें ना कोट किया करो, मुझे बिल्कुल कोट ना किया करो किताबें। ये क्या डिफेंड कर सकती हो आप? आपको जरूरत क्या पड़ी है? डिफेंड कर रही है नहीं, आपको जरूरत क्या है ऐसी बात कहने की जो आपको कोई मेडल देंगे वो इस बात पे कि नुसरत ने ऑक्सफोर्ड के किसी पेज पे कोई एक बात लिखी हुई कर दी है। सर मैं ये कह रही हूँ कि मॉर्फिन टोटली हम ये नहीं कह सकते, नहीं रह सकते सर। इन्होंने नर्स कंट्रोल एनेस्थीसिया में इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। ये कह रही हूँ। चले आप जरूर बताना, पाकिस्तान में नर्स कंट्रोल और वो किसी लेकिन ना बताएं सर, ऐसी बातों में बाबा जी लोग फेल कर देते हैं। देखो नुसरत, अल्लाह के वास्ते मैं नहीं चाहता, ये देखो मैं मोबाइल के लैपटॉप के आगे ना हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूँ, खुदा के लिए ऐसा जवाब ना देना। तुम्हारी बड़ी सर वो आप न्यूनेट सीपीआर का कुछ बता रहे थे सर। देखो मैंने 2020 का सीपीआर नहीं किया हुआ, एसीएलएस नहीं किया हुआ। अगर कोई एसीएलएस के बारे में बताना चाहता है तो बता दे, फिर हम बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह। न्यूनेट ये हम लोगों ने बेस बना ली है, अब कोई मुश्किल रह ही नहीं गया। समझ आ गई है बात आप लोगों को सबको? अगर कोई चीज मिस हो गई है तो हम कल कर लेंगे। ठीक है सर, प्रोसीजर रिलेटेड कंसीडरेशंस जो हैं कुछ टफ हो गया, डायफ्रेगमेटिक, अच्छा कल इंशाल्लाह। सर ये सर्कमसिजन की वो भी बता दीजिएगा काइंडली। ये बिल्कुल सर, एमला पे सर्कमसिजन भी हो सकता है। एमला पे सर्कमसिजन भी हो सकता है, अच्छा पॉइंट है, लेकिन अभी करते हुए देखा हो सकता है सर। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं आप सब लोगों, क्योंकि देखें नुसरत तो बहुत मुजाहिदा है, वो इतने अरसे से मुझे बर्दाश्त कर रही है और लगी हुई है हमारे साथ। लेकिन खुदा के लिए एग्जाम के अंदर ना प्रैक्टिकल चीजें नहीं, इस तरह की बातें नहीं बताते कि जो आप ये समझें कि इस पे वो आपको मेडल पहनाएंगे। वो आपको मेडल नहीं पहनाएंगे, वो आपको वो जो नासिर बोलो क्या बोलते हो तुम ऐसे मौके पे 15,000 फेल कर देते हैं। हमने एक दफा मेडल पहनने की कोशिश की थी। आपका जुमला नहीं है ये, आपका ये जुमला होता है कि दोबारा से 15,000 रेडी रखें।
हाँ 15,050 रुपए सर। 15,050, यस, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम के अंदर ऐसी बातें नहीं बोली। मैं अभी शेयर करता हूँ मॉर्गन का ये लोकल एनेस्थेटिक का जो। देखो मेरी एक बात सुनो खुदा के लिए। I got your point sir, I got वाइवा, देखो खुरम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वाइवा जो है ना, इट्स बिहेव लाइक, आप एक काम करो, एक दो ना पॉलिटिकल टॉक शोज देखो, आप मरियम औरंगजेब को सुनो, आप जो है ना हिना रब्बानी खर को सुनो, आप 5-6 लोगों को सुनो, वो बोलते किस तरह। आपने एग्जाम में इस तरह बोलना है, आपको बिला वजह ऐसी बातें, नर्स कंट्रोल एनाल्जेसिया फॉर हेवन सेक, खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता नहीं, यानी आर्गुमेंट की तरफ जाना ही नहीं जाना। माई बाप सर, आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। नर्स को पता कैसे चलेगा कि बच्चे को पेन हो रहा है? बच्चा तो रोता रहता है। नहीं मतलब देखो, ये भूख लगी होगी। देखें किताब में बहुत कुछ लिखा होता है, जैसे देखें अजहर ने जो बात की थी 15% वाली, वो बात उस किताब में लिखी हुई है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन चक्कर ये है कि वो ऐसी बातें आप एक किसी जगह की आप कोट ना करें, ठीक है, सेफ रहे ना। आपको सारा कसूर सर मॉर्गन का है, सर मॉर्गन, ये मॉर्गन किताब है ना सर। आपने जो है वो कंट्रोवर्शियल चीजों में जिसमें फंस सके आप करें ही ना। और अगर कंट्रोवर्शियल चीज करें, आप एक चीज बताना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो क्या नाम है उसका, आप ऐसी बात करें कि वो आपके पास मुड़ने का रास्ता हो। जैसे अतीक आपको मैंने जो बताया ना तरीका, उसमें आपको कोई फेल नहीं कर सकता। या आपने कफ एंडोट्रिकल ट्यूब का जिक्र किया है या आपने अनकफ का जिक्र किया, आप दोनों को डिफाइन कर लें, क्योंकि दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। सर ये जो डॉक्टर नुसरत बता रही है ना, ये मॉर्फिन का ये उन पेशेंट के लिए बता रही हैं जो वेंट पे हों सर, सिक पेशेंट हो, जिसको को आपने सेडेट रखना हो और वो रखना हो, उसके लिए आप हो, उसके लिए रहे ये सर, ये उसके लिए नहीं है जो नॉर्मल केस करवाते होते हैं, इनके लिए सर मॉर्फिन वाले पेशेंट को तो नहीं देंगे ना सर। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, प्रैक्टिकली मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हर पेशेंट को नॉन मॉर्फिन देता हूं, मैं बिल्कुल छोटे बच्चों को भी मॉर्फिन देता हूं, अल्लाह का शुक्र है कभी कुछ नहीं होता। लेकिन ये मैं एग्जाम में नहीं दे सकता। जब पास हो जाओ ना तो जो मर्जी करना, पास हो जाओ तो मैं कहता हूँ सर नीचे करके भी ट्यूब डाल देना, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी हौसला करो, अभी वो बातें बताओ कि जिससे सिर्फ पास हो जाओ बस। हर किताब को कोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको फेल कर सकती हैं। और देखो इसमें प्रोन कौन कौन है, इसमें प्रोन हन्नान है, क्योंकि हन्नान का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन हन्नान के अंदर ये आदत है, यही प्रॉब्लम नासिर के साथ है, ठीक है। तो ये आप लोग इस चीज पे बहुत ध्यान करें, आपको कंट्रोवर्शियल बातों की तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। आप अच्छा कसम से कब का छोड़ दिया, ऐसी बातें ही छोड़ दी हैं सर, लुढ़कने के बाद तो तौबा कर लिया। ठीक है, तो चलें, ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल अच्छा सर, इसको जरा रिपीट कर दे पेन को। हाँ जी, एनाल्जेसिया का देखो मेरी बात सुनो, आपने डिवाइस करना है अकॉर्डिंग टू द सर्जरी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एनी कोमॉर्बिडिटी, एनीथिंग। ये आपको कोई भी मल्टी मोडल एनाल्जेसिया बताने के लिए। और मल्टी मोडल एनाल्जेसिया का आपका कॉन्सेप्ट ये है that you are targeting pain at various steps of pain pathway, ठीक है। The aim is to not only get a very good pain control which is achieving at different steps of pain pathway, number one, and to reducing the side effects of the drugs, to get the good effects and avoid the side effects, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोकल इन्फिल्ट्रेशन, आपका पैरासीटामोल, NSAID should be if highly indicated, otherwise it is better to avoid in neonates. आप elder infants में इसमें किडनीज डेवलप हो गए हैं, उसमें आप दे सकते हैं, there is no contraindication और risk versus benefit, ठीक है। उसके बाद इंट्राऑपरेटिव अगर लॉन्ग सर्जरी है, you can use short acting opioids like remifentanil, fentanyl, better to avoid long acting opioids which can cause post-operative apnea, especially in the neonates which already have tendency of post-operative apnea, ठीक है। बस इतनी सी बात है। बाकी you can use some adjuncts like lidocaine, like ketamine, like dexmedetomidine according to the scenario and indication। अच्छा सर एक बात पूछनी थी सर, ये जो पीरियड्स और न्यूनेट में हम लोग ये तो नहीं यूज कर सकते सर, टैबलॉक वगैरह बोल सकते हैं?
यार देखो कर सकते हैं, अगर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने डोज को देखिए, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी, आप प्रॉब्लम बताओ। यही तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है। कोशिश करो सर वही ड्रग डोजेस, टॉक्सिक डोजेस का आपकी मसला ज्यादा ये है कि उसको हाई डोज चाहिए होता, हम दे नहीं सकते। नहीं हाई डोज नहीं, हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, सॉरी, वो उसमें हम दे नहीं सकते। आप दे सकते हैं, लेकिन आप बिला वजह अपने आप को देखो, अगर वो और करता जा रहा है ना, तो आप उसमें ये कहें कि वी विल मेक इवन 0.0625% का आप सोल्यूशन बना लेंगे, एंड वी विल ट्राई टू गिव एज मच वॉल्यूम एज पॉसिबल विद एज मिनिमम कंसंट्रेशन एज पॉसिबल। या एक चीज कॉडल, जी 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 बोले सर, बोले आप। नहीं कॉडल का क्या कह रहे हो सर? कॉडल एपिड्यूरल का नाम लेंगे या वो फिर अलग कहानी होगी? देखो कॉडल तो आप कह सकते हैं ना, कॉडल तो आप कह सकते हैं, कॉडल एपिड्यूरल सर, अगर फॉर एग्जांपल सर। जी जी सर, अगर हम नहीं पूछना चाह रही थी कि अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ की बात करें या हमसे कोई पूछे तो हम उसको कैटेगराइज करके माइल्ड टू मॉडरेट एंड सिवियर बताएं, तो सर सिवियर में कोई इन्फ्यूजन दे सकते हैं बच्चों को, चिल्ड्रन को? देखिए कभी प्रैक्टिकली ऐसा करने की, मेरी बात सुने, ऐसा कभी कोई सिचुएशन होती है तो आप क्यों बिला वजह आप फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। नहीं, अगर सर पूछे क्वेश्चन वो पूछे नहीं, देखें मेरी बात सुने, बच्चों में मेरी बात सुने, बच्चों में कॉडल ज़हन में रखें, जो सेफली आप बता सकते हैं ना, वो कॉडल है, वो पैरास्टामोल है, वो सपोजिटरीज है, ठीक है। आपने इसके अलावा वो आपको नहीं जाएंगे ही ना इसके ऊपर, और खास तौर पे एमसीबीएस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा जी। जो न्यूनेट्स है ना, उसमें आप नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें नॉन न्यूट्रिटिव सकलिंग है, स्वेडलिंग टेक्निक है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, ठीक है, कैंगरू केयर है, नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें नॉइज लाइट वगैरह, इन चीजों को ना आप एड्रेस कर सकते हैं। बाकी जो माइल्ड मॉडरेट स्फेयर, ये भी कोई बता रहा है ना कि पेन की, तो वो माइल्ड मॉडरेट स्फेयर तो आप कैटेगराइज नहीं कर सकते न्यूनेट्स में, तो उसके लिए स्केल्स है ना, जो कि विजुअल एनालॉग स्केल है, या आपका वॉन बैंकर फेशियल स्केल है, या इसमें फिर आके सर अदनान, सॉरी टू कट, स्कोरिंग सिस्टम है, स्कोरिंग सिस्टम है, वो है आपका निप्स है, एन पास है, निप्स है, हाँ पिप्स है, निप्स है, एन पास है, और फ्लैग है, ओप्स है। वो एज के हिसाब से है, और असल में देखें, आमतौर पे हर पेन को आप सीवियर पेन के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। एक्यूट सेटिंग में यूजुअली आप मैक्सिमम से शुरू करते हैं और मिनिमम पे आते हैं। एक्यूट पेन का मैकेनिज्म ही यही है कि आप प्रीएम्प्टिव, बाकी इसमें ना आप आईवी कोडीन दे सकते हैं 0.1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, वो भी आगे मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ जी, तो यार वो भी ना ही बताओ तो बेहतर है। देखो मॉर्फिन, फिर बात तो वही हो गई ना। चले ठीक है, मतलब बताने का मकसद, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके आंसर्स गलत नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बचा रहा हूँ कि आपने सिर्फ पास तक रहें, आप इससे ज्यादा बढ़ेंगे ना, खुदा ना खास्ता कोई आप पर बाउंसर ना मार दे, ठीक है। सही है सर, इस तरह कह सकते हैं ना कि अगर आपने कोडीन या मॉर्फिन देनी है तो फिर अपनी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ये रिस्क वर्सेस बेनिफिट का जुमला हमारे बचाने के लिए आ जाता है हर जगह पे, ठीक है। चलें, मेरे ख्याल काफी लंबी हो गई बात। सर जैसे बच्चों में अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर थोरेसिक सर्जरी या कुछ भी करते हैं, इसमें कॉडल एपिड्यूरल का बोल सकते हैं? वैसे तो करते हैं, तो सर हम नाम लेंगे, इससे भी बचेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात बताइए कि जो आर्मिटेज रिजीम है, क्या वो थोरेसिक तक नहीं बताती? जी सर बताती है ना। और दूसरे मुझे ये बताइए कि उसके अंदर यूजुअली 0.25% होता है ना। जी सर। लेकिन क्या बच्चों में 0.25% आप दे सकते हैं इतना ज्यादा वॉल्यूम? नहीं सर, नहीं दे सकते ना, तो आपको उसको कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। तो आप इसमें उनको ये बताएं कि क्योंकि एनाल्जेसिया के लिए हम दे रहे हैं, तो इन दीज पेशेंट्स इट इज बेटर टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन, ठीक है। आप उसको सेफ डोज से ऊपर नहीं जाना, उससे कहें कि 2 मिलीग्राम पर केजी की जो सेफ डोज है उससे आपने ऊपर नहीं जाना, बिकॉज कॉडल इज अ प्लेस विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एब्जॉर्प्टिव प्लेस फॉर द लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। Among all the blocks, it is one of the most notorious. तो आप कॉडल में लगा के आप उसको थ्योरेटिकली पहुंचा सकते हैं, उसको आप थोरेसिक एरिया तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप देख लें कि आपके पास कितनी डोज की गुंजाइश है और आपको क्या एडवांटेज है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट क्या है, ठीक है।
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चले, एनीवेज थैंक्स अ लॉट आप लोगों का। ये बाकी जो चीजें हैं ना, फिर यहीं से हम आगे शुरू करेंगे पीडियाट्रिक्स का 10:45 टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर एक इसमें सर ये पीडियाट्रिक डे केस सर्जरी में भी जिस तरह देखें पीडियाट्रिक, अब हम लोगों ने ना पीडियाट्रिक्स की बेस हमारी बन गई। कल हम ये बेसिक्स दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे। कल हम सिर्फ टू द पॉइंट जितनी कंजेनिटल एनॉमलीज हैं वो आप लोगों ने की हुई हैं वो मैं क्विकली रिव्यू करवा दूंगा। डाउन सिंड्रोम, कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, टॉफ, उसके बाद जो 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अगर कोई पढ़ ले प्लीज, क्योंकि मैंने 2020 का नहीं किया इसलिए मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता। 2020 का कोई एक बंदा अच्छी तरीके से पढ़ ले, एनआरपी 2020 का पढ़ ले, पैल्स, ठीक है। उसके अलावा आपने जो डिफरेंट, आपको वेट कैसे असेस करते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे असेस करते हैं कि कितने उम्र के बच्चे में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कितने उम्र के बच्चे में कितना हार्ट रेट होना चाहिए, कितने उम्र के बच्चे में कितने साइज की ट्यूब कितने नंबर पे फिक्स करना है, कितना उसका प्रोबेबल वेट हो सकता है। ये आपसे टॉक्स में भी पूछ सकते हैं, जो एमसीक्यूज हैं उसमें भी ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अच्छा सर, नॉर्मल बीएसआर कितनी होती है न्यूनेट? सर जी, सर वो भी एज रिलेटेड होती है ना जी। सर 2-3 क्लासेस सर आईसीयू पे भी रख ले प्लीज। भाई मैं तो तुम लोगों का वाइवा है कब सर? मोस्ट प्रोबेबली